दिसंबर तक हम बनाने का काम करेंगे, जिसके अंदर केंद्र सरकार 60% जो उनका शेयर है 229 करोड़ और लगभग 154 करोड़ रुपया प्रदेश के शेयर का हम सैंक्शन कर उनको गति देंगे। वो 8 जिले जो हैं उनमें पहला चरखी दादरी है जिसमें 11 सड़कें मंजूर हुई हैं, झज्जर है जिसमें 14 सड़कें मंजूर हुई है, जींद है जिसमें 9 सड़कें मंजूर हुई है, करनाल है जिसमें 6 सड़कें मंजूर हुई है, मेवात है जिसमें 11 सड़कें मंजूर हुई है, रोहतक है जिसके अंदर 15 सड़कें मंजूर हुई है, सिरसा है जिसके अंदर 11 सड़कें मंजूर हुई और यमुनानगर है जिसके अंदर 6 सड़कें मंजूर हुई। और मैं मानता हूँ कि इस लॉकडाउन के बावजूद भी निरंतर केंद्र सरकार से चर्चा करते हुए हरियाणा प्रथम ऐसा राज्य बना है जिसको इतनी बड़े रोड नेटवर्क को एक्सपैंड करने का, स्ट्रेंथन करने का रूरल एरियाज के अंदर मौका मिला है। और मिलकर इस पूरे प्रोसेस को हरियाणा प्रदेश के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने में हम कामयाब रहेंगे। दूसरा जो सबसे अहम हिस्सा था, बड़े लंबे समय से इस पे चर्चा चल रही थी कि 75% रिजर्वेशन बिल, उसके साथ 2 बड़ी अमेंडमेंट इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए, वो फैक्ट्री एक्ट में अमेंडमेंट और इंडस्ट्रियल एक्ट में अमेंडमेंट, जो प्रदेश के अंदर लास्ट कैबिनेट के अंदर हमने मिलकर मंजूर किया था, कल सरकार द्वारा पारित कर उसको महामहिम के पास सरकार ने भेजा है। और इन अमेंडमेंट्स के साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स थी फरीदाबाद की और यमुनानगर की, उसका बेसलाइन सर्वे भी कंप्लीट हुआ है। तो आने वाले भविष्य के अंदर इन दो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जितना इंडस्ट्रियल एरिया अनऑर्गेनाइज था उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए जो उचित कदम हमें उठाने पड़ेंगे, क्योंकि जो HEPP है, हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी, अगस्त 15 को 2020 से 2025 तक की हमने लागू करनी है। तो ये बेसलाइन सर्वे जो है ये अपने आप में एक बेंचमार्क होगा पूरे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपलिफ्ट करने का। और निरंतर अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, चाहे वो मेगा प्रोजेक्ट्स हो चाहे अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स हो, इसके लिए भी हमारी चर्चा चल रही है। और स्वयं विभाग के अधिकारी भी और मैंने भी अलग अलग बड़ी इंडस्ट्री के लोगों से चर्चा भी करी है, उनके भी कैसे पोस्ट कोविड हरियाणा एक इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी पूरी दुनिया के लिए बने, जिसके अंदर चाहे लोग जो चाइना से अपने प्लांट्स को विड्रॉ कर रहे हैं, मुझे सुनने में आया कि एप्पल भी इंडिया की ओर इन्वेस्टमेंट की ओर देख रहा है। हम उम्मीद करते हैं ऐसे बड़े कंपनीज अपने सेटअप्स को हिंदुस्तान में अगर लेकर आए तो प्राथमिक तौर पर हरियाणा उसका आधार हो। इसी को बेस बनाकर जो हमारी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी उसको रूपरेखा दी जाएगी। एक अहम निर्णय जो परसों संध्या 5 बजे से पूरे प्रदेश में लागू किया गया कि 22 तारीख से लेकर 29 तारीख तक तमाम लैंड ट्रांसफर और लैंड रजिस्ट्रीज को रोका गया है। 22 तारीख से 5 तारीख तक म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर रजिस्ट्रेशंस को रोका गया है और 22 तारीख से 15 तारीख तक जो कंट्रोल्ड एरिया है 7A का, उसके अंदर रजिस्ट्रीज को रोका गया है। 3 चीज़ें जो मैंने पहले भी आपके साथ साझी करी थी, उनको प्राथमिकता देते हुए ये निर्णय लिया गया है। पहली चीज, हरियाणा प्रदेश के अंदर रजिस्ट्री को और सिंपलर बनाने के लिए रेवेन्यू विभाग अपनी जमाबंदी की जो वेबसाइट है उसके अंदर सैंपल डीड्स गरीब आदमी के लिए भी
टेम्पलेट्स के तौर पर अवेलेबल कराएगा, चाहे वो एक्सचेंज की हो, चाहे ट्रांसफ़र की हो, और एक ही उद्देश्य के साथ कि आम आदमी को फिर दर दर के ठोकरें ना खानी पड़े, केवल मात्र अपना नाम, अपनी प्रॉपर्टी की जो डिटेल है, खसरा नंबर हो, वो अपलोड कर कर एक सिंपलर फॉर्म में वो अपनी रजिस्ट्रेशन करा पाए। उसके साथ साथ जो स्टैंपिंग है, 100 रुपये से नीचे तो फिजिकल स्टैंपिंग हम परमिट करेंगे, मगर 100 रुपये से ऊपर ई स्टैंपिंग को मैंडेटरी करने का काम करेंगे। और एक इनोवेशन जो रेवेन्यू विभाग करेगा कि जैसे ही आपकी रजिस्ट्री होगी, विद इन 24 आवर्स उस रजिस्ट्री का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन वाया ईमेल कंसर्न्ड प्रॉपर्टी के मालिक के ईमेल पर हम भिजवाएंगे, और साथ में उसको सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सिस्टम से जैसे पासपोर्ट भेजा जाता है, वैसे उसको साथ के साथ पोस्टल माध्यम से भी, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भी व्यक्ति के रेजिडेंस तक जो परचेजर है उसकी फिजिकल फॉर्म भी भिजवाने का काम करेंगे। जिन लोगों के दिक्कत आई है, मैं उन लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि जितनों के ई अपॉइंटमेंट्स थे, अगर वो 7 दिन बाद उनके एरिया में रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है या उनका रजिस्टर्ड डीड पहले है, उसको हम 7 दिन के अंदर अंदर दोबारा री अपॉइंटमेंट देकर उनको रजिस्ट्री कराएंगे। साथ में जिन लोगों ने स्टैंप्स ले रखे थे, जिन लोगों ने अपने चालान भरवा रखे थे, उन चालान की डेट्स को हमने 30 दिन की एक्सटेंशन देने का काम किया है। जितनी रजिस्ट्रीज हुई भी हैं उनको डिप्टी कमिश्नर्स जो रजिस्ट्रार्स हैं स्टैंप के, उनके माध्यम से वेरिफिकेशन के साथ साथ इन 15 दिन के अंदर हम प्रोसेस कराकर कंप्लीट करवाने का काम करेंगे, जिसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर्स प्रॉपर तरीके से इसको मॉनिटर कर पाएंगे। एक बदलाव जो हरियाणा लंबे समय से देखना चाह रहा था, पंचायत के, क्योंकि चुनाव भी आने वाले फ्यूचर में ड्यू हैं, उसके अंदर हमने हीरो मोटोकॉप के माध्यम से, उनके CSR के माध्यम से एक सहयोग इस लॉकडाउन के अंदर मिला है कि उनने महिला जिनने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम अपनी एज ए मेंबर ऑफ पंचायत, एज सरपंचेस, एज मेंबर ऑफ ब्लॉक समिति, एज मेंबर ऑफ जिला परिषद किया है, 100 स्कूटीज उनको हम देकर उनको सम्मानित करने का काम करेंगे, जिसके अंदर 10 जिला परिषद की सदस्य महिला, 20 ब्लॉक समिति की सदस्य महिला, 30 प्रदेश के 22 जिलों के अंदर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पंचायत डेवलपमेंट का काम कराने वाली सरपंचेस, और 40 जिनने अपने वार्ड के अंदर मेंबर्स, क्योंकि सबसे टफेस्ट जॉब अगर किसी का होता है तो मुझे लगता है पंचायत के तौर पर पंचायत मेंबर का होता है, और महिला होने के नाते अगर उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है तो उसको सम्मानित करेंगे। एक बदलाव आगामी पंचायत इलेक्शंस के अंदर भी हम देखने का काम करेंगे। जैसे बड़े बड़े राज्यों ने महिलाओं की पंचायत के अंदर हिस्सेदारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में बढ़ाई है, जिसमें हमारे साथ लगते हुए लगभग सभी राज्यों ने 50% महिला के लिए रिजर्वेशन किया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी हम 50% महिलाओं के रिजर्वेशंस का बिल आगामी विधानसभा के अंदर लाने का काम करेंगे, जिससे महिला प्रतिनिधित्व जो है उसको हम बढ़ावा दे पाए। और 2 पंचायत के अंदर इनोवेशन के कार्य पिछले दिनों के अंदर हुए हैं। पहला कि पंचायतों के अंदर जो प्लास्टिक वेस्ट है वो एक बहुत बड़ी समस्या आती थी। जो इस बार की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, इसके अंदर भी ये हिस्सा बनकर आई है कि हमें वो प्लास्टिक वेस्ट जो रूरल एरिया के अंदर है उसको सड़क निर्माण के अंदर इस्तेमाल करना है। और इसका हमने टारगेट लिया है कि आने वाले दिनों में 200 टन से ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट पंचायत विभाग इकट्ठा कर PWD विभाग को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बिल्डिंग के अंदर
देने का काम करेगी। और एक इनोवेशन जो कुलाना के नया गांव से हमने अडॉप्ट करी है, जहां बायोगैस एलपीजी की जगह घर घर पहुंचाई जा रही है और उसका जो कॉस्ट आउटपुट है वो 1/3 है एलपीजी का। हमने पहले पायलट के तौर पर केंद्र और प्रदेश सरकार की 7 स्कीमों को जॉइंट तौर पर नया गांव में इंप्लीमेंट किया, जिससे ग्राम पंचायत के ऊपर कोई बर्डन नहीं आया और उसका रिजल्ट आया कि लगभग 25 घरों को हमने फ्री गैस सप्लाई करने का काम किया और उसका दूसरा टैंक जिसकी कैपेसिटी उससे 3 गुना ज़्यादा है उसकी नींव रख दी गई है। और हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 700 पशु नया गांव के अंदर हैं और उन सब का अगर हम जो बायो वेस्ट है उसको कलेक्ट गांव के अंदर जॉइंट तरीके से करें और उसको बायोगैस की ओर डाइवर्ट करने का काम करें तो नया गांव को पूरी तौर पर एलपीजी मुक्त और बायोगैस युक्त बनाने का काम करेंगे। और वो अपने आप में एक सैंपल पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे रीजन के लिए है। कई प्रदेशों ने इसको अडॉप्ट करना चाहा है। हमने भी अब ये टारगेट लिया है कि प्रदेश के तमाम 138 ब्लॉकों के अंदर एक एक गांव को नया गांव की तर्ज पर हम डेवलप करेंगे और उसके अंदर आने वाले अगस्त महीने में तमाम जो ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर हैं उनके नया गांव में विजिट करवाकर उसकी रेप्लिकेशन की गति को बढ़ाने का काम करेंगे। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को और सिंपलीफाई करने के लिए प्रदेश के अंदर जो पहले रेड फ्लैगिंग की व्यवस्था थी इसको दुरुस्त करने के लिए आने वाले दिनों में अगर हमें HSVP के अंदर या फिर कंट्री टाउन प्लानिंग के अंदर अमेंडमेंट्स लाने पड़े तो उन अमेंडमेंट्स को भी हम लेकर आएंगे, जिससे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंपलर भी हो और आम आदमी को चाहे वो अफोर्डेबल हाउसिंग के माध्यम से हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय के माध्यम से हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन या रूरल के माध्यम से हो, उसका आशियाना हम 2022 से पहले उपलब्ध कराने का काम करेंगे। इन टारगेट्स के साथ मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ रही है और हम उम्मीद रखते हैं कि प्रदेश के आम जन को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंपलर होने के बाद बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने का काम करें। इसमें कोई डेडलाइन आप, क्योंकि अभी कोई डेडलाइन क्राइटेरिया नहीं है, रजिस्ट्रेशन टेक्स टू लॉन्ग प्रोसेस, तो आप कोई क्राइटेरिया देंगे इनको कि एक डेडलाइन होगी कि विद इन 2 days 3 days और विद इन वीक इट शुड बी? रजिस्ट्री की जो डीड वो उसके टेम्पलेट्स ऑनलाइन चले जाएंगे। अगर सारी चीज़ें दुरुस्त है तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर अपॉइंटमेंट के बाद कहीं टाइम लगता है। जो एक पहले समस्या बारी बारी देखने में आई थी कि बारी बारी कमियां निकाली जाती है, तो हमने उसको सिंप्लीफाई करने का कदम उठाया है। और जब डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अगर गुड़गांव की कोई रजिस्ट्री है और उसको कोई पंचकुला अपॉइंटमेंट लेकर कराना चाहता है, सिरसा अपॉइंटमेंट कराना चाहता है, जब ये व्यवस्था बनेगी तो ये डिलेज और हिकल्स जो थे इनको भी हम दुरुस्त करने का काम करेंगे। रजिस्ट्रेशन में कुछ गड़बड़ी की शिकायतें थी कि लॉकडाउन पीरियड में रजिस्ट्रेशन गड़बड़ी हो गई है, इसलिए देखिए कई जगह ये समस्या आ रही थी। इसके अंदर पहले जो टाउन प्लानिंग एक्ट था उसमें 2017 में एक अमेंडमेंट लाई गई जिसके अंदर 2 हेक्टेयर को 2 कनाल बनाया गया और 2 कनाल एग्रीकल्चर लैंड दिखाकर भी रजिस्ट्री होती थी अर्बन एरियाज के अंदर। इसीलिए ही हमें आने वाले समय में कंट्री टाउन प्लानिंग में अमेंडमेंट लानी पड़ेगी, जिससे जो 7A एरिया है, कंट्रोल्ड क्षेत्रफल है, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये दिक्कतें ना सामने आए और एग्रीकल्चर के नाम पर जो आजकल कॉलोनीज़ का एक प्रथा चली है उसको लोग सिंप्लीफाई तरीके से रजिस्टर भी कराएं और रजिस्टर्ड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हर व्यक्ति को मूवमेंट का अधिकार मिले, जिससे प्लान डेवलपमेंट भी हो और कहीं ना कहीं जो दिक्कतें आई हैं पिछले वर्षों में वो दुरुस्त। भूषण जी, जो रजिस्ट्री वाली बात है
उसमें जो आदेश जारी किया गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें कहा गया कि कुछ शिकायतें मिल रही थी गड़बड़ियों की, जिसके चलते ये फैसला किया गया है और जो ये पीरियड जब तक दृश्य बंद रहेगी सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। तो किस प्रकार की शिकायतें थी, क्या शिकायतें थी और क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्या करेगी सरकार? जहाँ तक समस्या की बात है, मैं एक चीज़ आपको क्लैरिफाई कर दूं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर 7A एरिया के अंदर NOCs की ज़रूरत थी और वो अलग अलग विभागों से आती थी। जब हमने रजिस्ट्रार्स को ये अथॉरिटी दे दी कि वो उनको वेरीफाई कराए, तो अब डिप्टी कमिश्नर्स की जिम्मेवारी रहेंगी, वो चाहे सब रजिस्ट्रार्स को ये ड्यूटी दे, चाहे स्वयं इसको देखें, मगर अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार ही इस तरह के प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। जहाँ तक गलतियों की बात है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कार्य है जिसमें आप जब चेंज लाते हैं तो पहले वाली कमियों को दुरुस्त कर कर ही चेंज लाए जाते हैं, और इसीलिए इतना बड़ा निर्णय लिया गया है कि अगले 21 दिन के अंदर रेवेन्यू विभाग हो, पंचायती राज हो, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज हो, चाहे कंट्री टाउन प्लानिंग हो, मिलकर पूरे प्रदेश के अंदर इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को दुरुस्त करने का काम करें। जी, आपने बताया पोस्ट कोविड पोटेंशियल एक्सप्लोर कर रहे हैं आप नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, और उसके लिए नई पॉलिसी आप लेके आ रहे हैं। पूरी पॉलिसी जो अभी आपकी प्रेजेंट पॉलिसी है उसको डिवेल्प कर रहे हैं, तो ये पॉलिसी कब तक एक्सपेक्टेड है और इसका फोकस एरिया क्या होगा? जो HEPP 15 अगस्त को बनी थी, वो 14 अगस्त 2020 को एक्सपायर हो गई। तो 15 अगस्त 2020 से प्रदेश के अंदर नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू होगी, और जिसके अंदर हमारा थ्रस्ट 2 चीज़ों पर रहेगा। पहला कि हमारे जो C और D ब्लॉक्स हैं, जिनमें पोटेंशियल इन्वेस्टर्स पिछले 5 साल में कम दिखे, उनको C और D ब्लॉक्स की तरफ मूव किया जाए। दूसरी चीज, और प्रदेशों ने जो इंसेंटिव्स हैं इंडस्ट्री को नई इस्टेब्लिश करने के लिए, उसके अंदर बड़े बदलाव लाने का काम किया है। कैसे उन प्रदेशों से भी जो चेंजेस उनने करे हैं सीखकर हरियाणा प्रदेश उसको और बेहतर बनाए, जिससे रास्ते जो इन्वेस्टमेंट के हैं वो बेहतर हो। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर जहां हरियाणा दूसरे नंबर पर है, आने वाले वर्ष के अंदर ये टारगेट लेकर चल रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर हरियाणा को हम प्रदेश के तौर पर देश में पहले नंबर पर लाने का काम करें। जहां कोई भी इंडस्ट्री है, चाहे वो भारतीय हो, चाहे विदेश से इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही हो, कहीं ना कहीं वो हरियाणा को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखे इन्वेस्टमेंट के। जो आप बता रहे हो 2 नंबर, ये कौन सी डेट की बात है? सेकंड नंबर तो हम 3rd नंबर पे चल रहे हैं देश में। ये 2 नंबर में कब रिसेंट डाटा है 2019 के बाद। पहले कौन इसकी डेट होती है ना, जिस डेट पे अनाउंस करते हैं, इस डेट में आज ये तो फरवरी महीने के अंदर अनाउंसमेंट हुई थी। नॉर्थ इंडिया में हम पहले नंबर पे थे और तेलंगाना के बाद हम दूसरे नंबर पे थे। और इसके अंदर एक जो अच्छी चीज देखने को मिली थी, मैंने पीछे भी साझा किया था कि कई चीजों में जहां गुजरात अभी 240 पर है, हम वहां 329 पॉइंट्स पर है। और मैं ये मानता हूं कि कोई भी प्रदेश हरियाणा के पास आते हुए भी समय लगाएगा, और हमारा टारगेट ये है कि हम 400 पॉइंट को इस वित्त वर्ष के अंदर अचीव करने का काम करें। तो अभी पोस्ट कोविड जो पोटेंशियल है वो कितने बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, कोई चाइना में है या कहीं ओवरसीज में है, कितने कैसे बड़े? देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी जो लिथियम बेस्ड बैटरी बनाने वाली कंपनी है, जिसको अभी एक जापानीज फर्म ने ओवरटेक किया है, पहले चाइनीज थी, उसको सोना के अंदर 174 एकड़ जमीन HSID द्वारा ऑक्शन करी गई है। मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले समय में मारुति का भी जो एक्सपेंशन है उसको भी हम NCR क्षेत्र के अंदर देखने का काम करेंगे। और साथ ही साथ कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, खास तौर पर ग्रेटर नोएडा को जैसे हमने मोबाइल हब के तौर पर देखा,
तरह आईटी सेक्टर एक ऐसा पोटेंशियल है जो नॉर्थ के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में डेवलप हो सकता है। खास तौर पर प्राइवेसी की जब हम बात करते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो अपने सर्वर्स को इंडिया की ओर मूव करेगी। और इसी कदम के अंदर एप्पल ने ये निर्णय लिया है कि वो चाइना छोड़कर इंडिया की ओर देख रही है। अगर ऐसी बड़ी कंपनीज इंडिया की ओर देखती है तो आप विश्वास रखिए कि इंडिया के अंदर हरियाणा एक पोटेंशियल होगा जिसमें इंडस्ट्री डेवलपमेंट आए। ये आपने जो मारुति एक्सपेंशन की बात की है कि एनसीआर में देख सकते हैं, मारुति के साथ कोई बातचीत चल रही है अभी? बिल्कुल चल रही है। और स्वयं आज भी उनके जो सीईओ हैं मिस्टर भार्गव, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमने चर्चा करनी है कि हम कैसे और फेवरेबल उनके एक्सपेंशन। मेरे जो संज्ञान में आया है वो 350 से 325 एकड़ के बीच में हरियाणा के अंदर लैंड देख रहे। मानेसर और झज्जर अपॉर्चुनिटी हरियाणा उनको देगा, लोकेशन चूज करना तो उनके, but they are asking for some specific location. समथिंग क्लोज टू द एयरपोर्ट इन द रेडियस ऑफ 50 किलोमीटर। दूसरा बिंदु आपने बोला है कि सी और डी में ब्लॉक में आए हैं। सेशन में भर्तियां निकाली थी 2015 में, उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। भर्तियों का काम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन का है। डिपार्टमेंट तो अपनी ओर से डिमांड भेज सकता है और मुझे लगता है कि कोविड के बावजूद भी दोनों विभागों ने निरंतर इंटरव्यूज भी कंडक्ट करे हैं और रिजल्ट्स भी आउट करे हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले समय के अंदर अगर कोई लिटिगेशन उन पर पेंडिंग नहीं है तो जल्द उनके रिजल्ट भी हम देखेंगे। मुख्यमंत्री जी से भी सवाल पूछा था तो ये कहा था कि उनकी जो साइट है वहाँ कम से कम ऐसे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इसके माध्यम के तौर पर आप एक ऑटोनॉमस बॉडी के वर्क के ऊपर कमेंट करना सरकार का कार्य नहीं। ये आपने जो ब्लॉक सी और डी की तरफ कहा ना, जो इन्वेस्टमेंट कम आई है और आपका फोकस भी उस एरिया में है कि हमारी इंडस्ट्री बहुत कई सालों से फोकस चल रहा है कि सी और डी की तरफ आई, एनसीआर की तरफ चक न बढ़े। हम क्या करना चाह रहे हैं जो आपके माइंड में है, आपकी पॉलिसी वे में है कि हम क्या करना चाहते हैं, किस तरीके का उनको प्रोत्साहन देना चाहते हैं? मैं आपका बड़ा अच्छा सवाल है, इस पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि पहले एक लिमिटेशन थी इन्वेस्टमेंट की प्लस लैंड एरिया की, जैसे कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 करोड़ अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट की होनी चाहिए और उसके अंदर 300 एकड़ से 500 एकड़ जमीन सी से लेकर बी ब्लॉक में होनी चाहिए। एक आईटी कंपनी शायद 10,000 करोड़ भी इन्वेस्ट कर दे मगर उसको लैंड एरिया 50 एकड़ चाहिए। तो ये कई गैप्स थे जिसको हमें रीबिल्ड करना पड़ेगा। हमें इन्वेस्टमेंट के साथ एम्प्लॉयमेंट प्लस लैंड एरिया तीनों को एक मल्टीप्लायर के अंदर लाना पड़ेगा जिससे बराबर शेयर ऑफ डेवलपमेंट निरंतर दिखे। हमने देखा है कि आज के दिन फ्लोर एक्सपेंशन की बजाय वर्टिकल एक्सपेंशन कंपनी ज्यादा कर रही है और उसी को देखते हुए जो अगली हमारी HEPP है उसको हम प्रदेश में बनाने का काम करेंगे जिसमें ABCD ब्लॉक्स जो है उसको बैलेंस भी किया जाए। कई ऐसे हमारे पोटेंशियल ब्लॉक्स थे जो कैटेगरी बी में आ गए मगर उनका इन्फ्लुएंस शायद कैटेगरी सी का था। कई ऐसे शहर थे जो सी में डले हुए थे जिनका पोटेंशियल डी का था, उनको भी प्रदेश के अंदर हम रिवाइज करेंगे कि प्लान्ड तरीके से इक्वल इन्वेस्टमेंट्स आए। एक चीज जरूर जो हमने पिछले 6 महीने में स्टडी करी है वो ये है कि हमारे पास थ्रस्ट सेक्टर्स हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, उनको प्रोफेशनल्स की मदद से, अलग इंडस्ट्रीज की मदद से हम 22 के 22 जिलों में क्लस्टर के रूप इस पॉलिसी में लेकर आएंगे और जो क्लस्टर अप्रोच को डेवलपमेंट की ओर लेकर जाएगा उसको एडिशनल बेनिफिट देने का काम करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टील का कार्य हिसार में बहुत है, पीतल का काम यमुनानगर और रेवाड़ी में बहुत है, मेडिकल अप्लायंसेस का काम या साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का काम अम्बाड़ा में बहुत है, कपड़े का काम पानीपत में बहुत है। इस हिसाब से अगर उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर
हमें थ्रस्ट देना पड़ेगा, तो एडिशनल बेनिफिट्स के साथ इंडस्ट्रीज को उस एरिया की ओर डाइवर्ट करें। ये चाइना छोड़ने वाली जो कंपनियां हैं उनसे बातचीत के लिए प्रोसेस शुरू किया था। निरंतर 600 से ऊपर अलग अलग कंपनी से पिछले 3.25 महीने के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारी चर्चा चल रही है, और एक वो अहम कदम है जिसके अंदर खास तौर पर, क्योंकि केंद्र सरकार ने एमएसएमई की डेफिनेशन को 500 करोड़ ले जाने का काम किया है, तो अब 95% इन्वेस्टमेंट जो है वो एमएसएमई सेक्टर में आएगी, और उसके लिए पहली बार प्रदेश में एमएसएमई का डायरेक्टरेट बनाया गया है, और इसी सोच के साथ बनाया गया है कि एमएसएमई एरिया के अंदर चाहे बैंकिंग सेक्टर का सहयोग हो, चाहे जो लिमिटेशंस थी एनओसीज की और की, उसको डीम्ड अप्रूव्ड अगर 45 डेज में हम कर पाएंगे तो वी विल सीक बेटर एंड मोर इन्वेस्टमेंट। दूसरा, हरियाणा में लैंड का एक इशू है इंडस्ट्री के लिए। आपने भी देखा क्योंकि आप लगातार एमपी ने जब भी हरियाणा को कवर करते थे अच्छे रूप से देते, हमारा अधिग्रहण नहीं हुआ पिछले 5 साल में, और मुख्यमंत्री का फोकस है कि भी अधिग्रहण आप ऑफर करें, किसान ऑफर करें, सरकार ने पॉलिसी बना दी है उसमें खरीदे जाए, पर इंडस्ट्री के लिए तो हमें जमीन की जरूरत है, उसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आप किस तरीके का मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास लैंड बैंक की कमी नहीं, HSIDC के अंदर और इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर हमारे पास अबंडेंस ऑफ लैंड है। मेरे हिसाब से 17,000 एकड़ के आसपास हमारे पास एरिया आज के दिन उपलब्ध है, और उसके साथ साथ KMP जो एक दिल्ली का हम नेकलेस बोलते हैं, वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आने वाले भविष्य में आएगी। साथ में जो पंचायती राज के अंदर हम अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं कि ग्राम पंचायत के अंदर जहां नॉन कल्टिवेबल लैंड 500 एकड़ से ज्यादा है, उसको भी एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी हम बढ़ाएं, जिसमें गांव को भी रेवेन्यू आए और वहां पर इंडस्ट्री भी फ्लरिश हो पाए, जिसमें गांव के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट हम पैरेलली दे पाए। ये राजस्व विभाग का जो आदेश है, जो रजिस्ट्री में फिलहाल रोक लगाई है आपने व्यवस्था को बदलने के लिए, इसमें से ये लिखा है कि गड़बड़ियां हो रही थी, तो पिछले 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल रजिस्टर हुई, कोई जांच करवाएंगे कि किस तरह की गड़बड़ियां हुई, क्योंकि आज कुछ अखबारों में ये खबर भी है कि गुरुग्राम के आसपास जो रजिस्ट्रियों में गड़बड़ियां हुई, तो सर ये जो गड़बड़ी केवल मात्र एक शहर की मैं बात नहीं करूंगा, 32 अर्बन लोकल बॉडीज हैं जहां पर कंट्रोल्ड एरिया के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्शंस के बावजूद भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलता है, क्योंकि 2 कनाल का एग्रीकल्चर एरिया दिखाकर आप 4 दीवारी कर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। जो ये लूप होल्स है, जिसको पहले भी 2017 में टाइट किया गया, पहले ये 2 एकड़ तक था, फिर 2 कनाल किया गया, आने वाले समय में ये दिक्कतें ना आए, इसलिए रीवेरिफिकेशन रजिस्ट्रार्स कर रहे हैं। इसको कहना कि गड़बड़ी है मैं उचित नहीं मानूंगा, मगर जहां हमें कोई समस्या दिखी उसका समाधान निकालना सरकार का कार्य है, और इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को डिजिटलाइजेशन की मदद से हम स्ट्रीमलाइन भी कर रहे हैं। जो पावर्स थी, जैसे आपने एग्जाम्पल देखा, तो चीफ मिनिस्टर ने करनाल के अंदर रजिस्ट्री ऑफिस को विजिट किया और 3 तहसीलदारों को सस्पेंड किया। ऐसे प्रोसेस हमें आने वाले भविष्य में ना दिखे, इसको दुरुस्त करने के लिए पिछले 4 महीनों से हमारी वर्किंग चल रही थी। अब क्योंकि वो लास्ट स्टेज पर है, उस लास्ट लेग को हम प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए, और जो एक शिफ्ट है उसको हम कहीं ना कहीं अचीव कर पाए, इसलिए इस प्रोसेस को रोका। अभी तक तो मेरे संज्ञान में नहीं। आपने देखो 2 चीजें की, गड़बड़ी नहीं ही बताई आपने, प्रोसेस को सिंपलीफाई करना तो अच्छी बात है, तो
क्योंकि उस आदेश में लिखा ही है कि गड़बड़ी हुई थी, इसलिए हमें ये प्रोसेस 1 महीने के लिए रोक रहे हैं। तो दोनों में अंतर है, जारी हुआ है और आपके में कहने में थोड़ा सा कंट्री टाउन प्लानिंग विभाग के एक क्लॉज जिसमें कंट्रोल्ड एरिया, जिसको हम 7A बोलते हैं, उसके अंदर हमें चेंजेस लेकर आने हैं और उस चेंजेस का जो लोग फायदा उठा रहे थे उसको रोकना है, ये हमारा लक्ष्य है। जिन्होंने फायदा उठाया है उसको सारे डिप्टी कमिश्नर्स को आदेश दिए गए कि अगले 15 दिनों के अंदर रीवेरीफाई करें और अगर ऐसी कोई समस्या फ्लैग हुई है तो सरकार के पास पावर है कि उसको रिवर्ट बैक भी कर सकते। एरिया कितना भी डीसी कब तक की दृष्टि चेक करेंगे डिवेरिफिकेशन इस पूरे प्रोसेस में जब जब फ्लैगिंग के माध्यम से मतलब अब तक की दृष्टि ली है जो पिछले महीनों के अंदर हुई है, अब विंडो में आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा क्योंकि कंट्री प्लानिंग के प्रीव्यू के अंदर है, वो हमें पुट अप करेंगे कि कितनी रजिस्ट्रीज फ्लैग है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए केंद्र ने 3000 दिन जारी किया, उसमें एमएसपी को लेकर कांग्रेस ने और विपक्ष ने और कहा कि सरकार की हमेशा एमएसपी को लेकर ठीक नहीं है और इस मुद्दे को लेकर बकायदा कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बड़ौदा उपचुनाव में इसको बुलाने की कोशिश की जा रही है। तो इन अध्यादेशों पर आपकी क्या राय है? मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जहां मंडीज को और सिंप्लीफाई करने के लिए एक एक्ट लाया गया, उसके साथ साथ एक ऑर्डिनेंस फार्मर्स के लिए भी लाया गया है और उसमें ये अश्योर किया गया है कि उसका मिनिमम सेलिंग प्राइस निर्धारित रहेगा। किसी चीज को मिसकोट कर केवल मात्र उसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाना है, कांग्रेस की पुरानी आदत रही। और निरंतर आपने देखा है कि जब भी कोई फार्मर के बेनिफिट के लिए कदम उठाया जाता है, कांग्रेस द्वारा इस तरह का दुष्प्रचार किया जाता है। अगर आप खुद देखेंगे तीनों ऑर्डिनेंस के अंदर, तो एक फेयर प्राइस का, जिसके अंदर मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर को मिले, एक ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार ने लाने का काम किया। दुष्यंत जी, आपने बताया कि एमएसएमई का अलग डायरेक्टर बनाया। मैं सीएम से मिला था अभी एंड ही वाज सेइंग कि हम एमएसएमई की मिनिस्ट्री ही अलग बना रहे हैं, तो दैट मिनिस्ट्री विल बी द पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। डायरेक्टरेट जो है आज के दिन इंडस्ट्री का पार्ट है और मुझे नहीं लगता कि उस डायरेक्टरेट को भी अलग एक मिनिस्ट्री की ओर ले जाने की जरूरत है, क्योंकि 95% जितनी आज के दिन भी इंडस्ट्री है वो हरियाणा प्रदेश में 500 करोड़ से छोटी है। तो अधिकतम कार्य जो है वो इंडस्ट्री विभाग द्वारा ही उसके अंदर मॉनिटर किया जाए। कई अखबारों में खबर छपी है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से स्पीकर से ऊपर उप मुख्यमंत्री का पद होगा, क्या कहेंगे? मैं तो इसके बारे में क्या टिप्पणी करूं, इसका प्रेसिडेंट्स प्रोटोकॉल भी है और मुझे लगता है कि प्रदेश भी उसी को फॉलो करते, कोई नई चीज इसके अंदर नहीं है। अगर कोई न्यूज बनाना इसको चाहे तो उसको कैसे रोका जाए? सर, आपने कहा कि एप्पल जैसी कंपनियां जो है इंडिया की तरफ देख रही हैं, तो हरियाणा सॉर्ट ऑफ जितनी भी कंपनियां आउट ऑफ चाइना जो अपने परिवेश को बढ़ाना चाहती है, हरियाणा कितना तैयार है उन तमाम कंपनीज को केटर करने के लिए और ये मनाने के लिए कि हाँ, यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जहाँ पर आप सेटअप कर सकते हैं? हरियाणा पूरी तौर पर तैयार है। पिछले दिनों हमने HSIDC को भी आदेश दिए थे कि केवल मात्र सेलिंग ऑफ लैंड की ओर वो कदम ना उठाए। पहली बार है किसी भी प्रदेश के अंदर कि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भी हम 10 साल से लेकर ज्यादा तक की लीज के ऊपर भी अपनी जमीन को इंडस्ट्री को देने का काम कर रहे हैं, जिसके अंदर 6% के ऊपर पर एनम अगर कोई हरियाणा के अंदर जमीन लेना चाहता है इंडस्ट्रियल एरिया में, तो उस कंपनी को लीज्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट का भी मौका देंगे। ये अपने आप में तैयारी दिखा देता है प्रदेश सरकार कितनी गंभीर है। हरियाणा के अंदर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़े, हरियाणा के अंदर GST का रेवेन्यू बढ़े और प्रदेश प्रगति की ओर चले। और मैं मानता हूं कि जो 3 ऑर्डिनेंस हम लेकर आए, चाहे वो फैक्ट्री एक्ट में अमेंडमेंट हो, चाहे इंडस्ट्रियल एक्ट में अमेंडमेंट हो, और ख़ास तौर पर सबसे ऐतिहासिक कि 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल कैंडिडेट्स, ये अपने आप में हमारे इंडस्ट्रियल एरिया को एक थ्रस्ट देगा, जिसके अंदर हमने अब रोजगार पोर्टल भी और साथ में हमारा ITI विभाग द्वारा
मैकेनिक ऐप भी लॉन्च करी है, मिस्त्री ऐप, जिससे लोकल एम्प्लॉयमेंट को एक थ्रस्ट इस सेक्टर में मिले, जिसमें हमारे ITI ग्रेजुएट्स हो, पॉलिटेक्निक ग्रेजुएट्स हो, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स के ग्रेजुएट्स हो, सक्षम युवा हो, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जाने वाले बच्चे हों, इनको हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप डायरेक्टली, जैसे लोग naukri.com से या अलग अलग वेब पोर्टल से जुड़ के आते हैं, अब इंडस्ट्री रोजगार पोर्टल के माध्यम से भी इन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ड्राफ्ट कर रहे हैं। सर, एक्टिव हरियाणा सबमिट किया था सरकार की तरफ से, धनोवर सरकार ने, अभी तक कोई ऐसी चीज है जो धरातल पर बढ़ेगी? मैंने 5 साल पहले की बात पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन एप्पल ने काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है, उसके लिए सरकार ने अभी तक क्या सीरियस एफर्ट किए हैं कि हरियाणा की तरफ वो आए? देखिए, हमारे द्वारा 2 केंद्र में भी पर चर्चा करी गई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी एप्पल से चर्चा हुई है। एप्पल क्योंकि एक IT बेस्ड कंपनी है, वो ये अपॉर्चुनिटी देख रही है कि किसी भी IT हब के पास उनको लैंड बैंक मिले, और पहली बार होगा कि केंद्र भी इस चीज पे थ्रस्ट दे रही है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो कंपनीज इंडिया में आएंगी उनको इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज के साथ टाई अप कराया जाए। मैं मानता हूं कि जितनी हमारी बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, वो एक की रोल इन्वेस्टमेंट का ऐसी बड़ी कंपनियों का प्ले करें। एक आपने कहा कि 50% महिलाओं को हम रिजर्वेशन देने का बिल लेके आए, ये सैद्धांतिक कैबिनेट में हो गया? इसके ऊपर प्रिंसिपली भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के, हमारे विधायक दल के अंदर भी चर्चा हुई, और क्योंकि 2/3 ऑफ इंडिया के अंदर आज ये लागू है, हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर भी ये एक हिस्सा था, इसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दी गई है और आने वाले दिनों के अंदर इसको कैबिनेट को पेश किया जाएगा। मतलब जो अगले पंचायत चुनाव होने हैं हरियाणा में, उससे पहले इम्प्लीमेंट हो जाएगा? बिल्कुल। तो अध्यादेश तो आने वाला है मेरे ख्याल से, गवर्नर को चला जाएगा किसके ऊपर? 75 वाला। तो कल गवर्नर साहब के महामहिम के पास तीनों ही ऑर्डिनेंस पहुंचे। जो हमने राज्यपाल को भेजा है, अभी राज्यपाल इस अध्यादेश को राष्ट्रपति का भेजेंगे, वो उनका प्रीव्यू, या यहीं से तीनों एक्ट्स के अंदर ऑब्जर्वेशंस हैं कि वो राष्ट्रपति को भी भेजा जा सकता है और गवर्नर की अथॉरिटी भी है। मैं ये मानता हूं कि उसको ना तो मैं डिस्क्राइब कर सकता कि वो उसके ऊपर क्या कॉल लेंगे, मैं राज्यपाल के ऊपर है कि क्या उसको बिल के तौर पर प्रदेश में लागू करेंगे या उसके ऊपर प्रेसिडेंशियल कंसेंट। इसमें जो अध्यादेश आपने पारित करवाया है कैबिनेट से, उसमें विधि परामर्शी प्रदेश का एक ऐसा विधि परामर्शी होता है जिसकी एक राय का महत्व होता है। जैसे AGL प्लॉट का डी अलॉट नहीं हो सकता, तो उसमें LR ने राय दी थी कि नहीं हो सकता, फिर भी सरकार ने कर दिया और आज वो मुकदमा खेल रहे था। इसमें भी LR ने कहा था कि ये संविधान के 2-3 आर्टिकल्स का उनको दिया है कि उनको उल्लंघना होगी, लेकिन LR के ओपिनियन और AG के ओपिनियन को दोनों को इंडोर्स करते हुए जो चेंजेस करने थे वो करने के बाद हमने सरकार की ओर से दोनों ऑब्जर्वेशंस को गवर्नर साहब के पास भेजा है। अब उनका व्यू है कि वो इसके ऊपर प्रेसिडेंशियल कंसेंट ले या प्रदेश के अंदर ऑर्डिनेंस के तौर पर इसको लागू करें। राजनीतिक तौर पर पिछले 8 महीनों में प्रदेश में क्या बदलाव आया, कैसे केंद्र का और सहयोग प्रदेश को मिले, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए चाहे वो हाईवेज का, इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई और आने वाले समय में गठबंधन कैसे प्रदेश के राजनीतिक हालातों में और मजबूती से आगे बढ़े, मैं ये मानता हूँ ये प्रथम। एक चर्चा जरूर आई, जितनी इसलिए आपकी जरूरी है कि अखबारों में बहुत में छपा है। हमने जब मुख्यमंत्री से पूछा था, JPC हम पूछना चाहते हैं कि बहुत सारे अखबारों में ऐसा छपा था कि जब आप अमित शाह जी से मिले तो हरियाणा में BJP के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति में आपने पर्टिकुलर किसी का कोई नाम लिया या राष्ट्रवान या किसी जाति का कोई नहीं बनना चाहिए? मैं ऐसा आपको सुरेंद्र जी क्लैरिफाई कर दूं कि हमारे संगठन का प्रदेश, सर मैं एक लाइन में इसको समाप्त करूं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के निर्णय के अंदर
मुझे लगता है संगठन का फैसला हमारा होगा और उनके प्रदेश अध्यक्ष के निर्णय के ऊपर उनके संगठन का फैसला था और उन्हें एक जिम्मेवार पूर्व मंत्री को ये जिम्मेवारी दी है जिसने उनके संगठन के अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक काम किया और उम्मीद रखते हैं कि मजबूती के साथ गठबंधन धर्म को हम दोनों आगे बढ़ाने का काम। एक बड़ौदा लास्ट चुनाव, बड़ौदा में ऐसा सुनने में आ रहा है कि बीजेपी बार बार कह रही है कि हमारा बीजेपी जीतेगी बीजेपी जीतेगी बीजेपी जीतेगी और गठबंधन चुनाव लड़ेगा, अपनी क्या गठबंधन चुनाव लड़ेगा। क्या बीजेपी का उम्मीदवार होगा या अभी तो चुनाव भी डिक्लेयर नहीं हुआ। हर पार्टी अपनी ओर से बड़ौदा में कार्य कर रही है और निरंतर चाहे मेरे द्वारा कहा गया हो चाहे मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया हो, दोनों संगठन मिलकर इस चुनाव को लड़े। निर्णय क्या होगा, कौन लड़ेगा, आने वाले भविष्य में मिलकर लिया जाएगा। आज के दिन बड़ौदा की जनता चाहती है बदलाव। 15 साल से कांग्रेस के विधायक वहां रहे हैं, उसको चेंज कर वहां विकास की गति को कैसे बढ़ाया जाए, ऐसे उम्मीदवार को बड़ौदा जिताना चाहता है और मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले भविष्य में गठबंधन मजबूती के साथ बड़ौदा की सीट को जीतकर जो हमारी स्ट्रेंथ है विधानसभा में उसके अंदर एक एडिशनल सीट जोड़ने का काम है। जेजेपी की तरफ से कोई मांग नहीं की तब लास्ट कहा था ये सीट जो है जेजेपी को दी जाए। तो आपने लास्ट कहा था, मैंने लास्ट जवाब दे दिया। अच्छा था। वैसे ठीक है, हैं? 3 डिपार्टमेंट थोड़े ज्यादा हो जाते हैं लेकिन आज हमने हाईलाइट्स करते आप देखोगे इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फोकस है पत्रकार नहीं कम कर भी रहे। मैं तो आज 2 बजे फिर बीसी है, कल मेरी वैसे मीटिंग थी एमएसएमई। थोड़ा पॉलिटिकल ग्राउंड दे देंगे 5 साल के अंदर बड़ी बातचीत नहीं करेंगे कुछ भी काम नहीं। अब जैसे इसमें आप ड्रास्टिकली चेक कर रहे हैं, डी वालों को सी में लेके आ रहे हैं, सी वालों को नहीं, आपको देखना पड़ेगा। हमने उस समय भी बेहतर चेंजेस करे थे 2015 में, मगर हमारे बाद जिन जिन प्रदेशों ने करे उनने हमारे से 2 कदम आगे रख दिए। पर सीडी में पोटेंशियल ग्रोथ हुआ नहीं है उस तरह से जिस तरह से पहले भी नहीं। लोग देखो, एक चीज है कि जहाँ क्वीन भी रहेगी, रानी मक्खी रहेगी, मधुमक्खियां शहद तो वहीं इकट्ठा करेगी। तो जहाँ आपका थ्रस्ट सेक्टर बिल्ट हो गया, जैसे ऑटोमोबाइल का थ्रस्ट सेक्टर फरीदाबाद गुड़गांव है, तो आप उसको सिरसा में उसकी सब्सिडरी ले जाने में उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। अब जैसे ये जो लिथियम बैटरी की कंपनी आ रही है, ये इसलिए सोना में आना चाह रही है कि वहाँ से केएमपी पकड़कर ग्रेटर नोएडा में बैटरी प्रोवाइड करना सिर्फ 50 किलोमीटर है। समय तो कॉटन जिनरीज और ये सारे इसीलिए हम क्लस्टर सेक्टर अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आपने और ये 2 इंडस्ट्री एरिया में जो आपने बेसलाइन सर्वे किया, बेसलाइन सर्वे में आपने क्या पाया? हमें टोटल नंबर ऑफ अब इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है वो पता चला। तो पहले भी हमारे पास कोविड के अंदर जब आपकी एम्प्लॉयमेंट आपको पता चल रही है 40 लाख